साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम लोग अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन सी है। निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन सी है? तो साथियों सबसे पहले समझ ले कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? आप लोग क्लास में पढ़े भी होंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो वन और खुद से क्या हो, विभाजित हो। जो वन और खुद से विभाजित हो, वन और खुद से विभाजित हो, यानी वन और खुद से विभाजित हो। तो बताइए कि इसमें कौन वैसा संख्या है जो वन और खुद से विभाजित हो सकता है। तो 12 जो है ये नहीं होगा अभाज्य संख्या, 24 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, क्या होगा? 23 होगा। 23 एक संख्या है जो खुद से और वन से विभाजित है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? डी नंबर होगा, 23 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आइए पहले 98 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज करने के बाद में हम लोग को पता चलेगा कि इसका गुणनखंड क्या है। तो आइए इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 7 टू द पावर 2, यानी 2 गुने 7 का स्क्वायर। तो 2 गुने 7 का स्क्वायर किसमें है? ए नंबर में है। तो 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 7 टू द पावर 2 होगा। 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 7 पे पावर 2 होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो साथियों बता दे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या कहते किसको है? तो साथियों हम लोग अपने दैनिक जीवन में या अपने पूरे जीवन में जितनी भी संख्या को काउंट कर सकते हैं वे सभी के सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। हम अपने जीवन भर जितनी भी संख्याओं को गिन सकते हैं, यानी गिनती की सारी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। तो साथियों सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? अब ये गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है? आप लोग बताएंगे कि गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 0 से स्टार्ट होता है। नहीं, गिनती की संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता है साथियों। गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर 0 बोल रहे हैं तो 0 क्या होता है? 0 होल नंबर होता है। 0 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर नहीं होता है साथियों। अगर प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वो होल नंबर पूर्णांक संख्या बन जाता है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या याद रखेंगे क्या होती है? 1 होती है। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर 1 है तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो साथियों बता दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनडिफाइंड होती है, इंफिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि नंबर्स का कोई अंत नहीं है। हम कहां तक सोच सकते हैं? हम जहां तक सोचेंगे उसके आगे कोई एक बढ़ा करके बोल देगा, फिर हम जहां तक सोचेंगे उसके आगे कोई बढ़ा करके बोल देगा। इसलिए कहा जाता है कि प्राकृत संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनडिफाइंड है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हाँ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या को अवश्य ज्ञात किया जा सकता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या को अवश्य ज्ञात किया जा सकता है और वो है भी कौन? 1। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि √3 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो साथियों बता दें कि परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। समझना है कि परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। तो परिमेयकरण गुणांक होता है कि जैसे कोई एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है √3, अब इस √3 में क्या गुना कर दे कि ये परिमेय संख्या बन जाए।
ये √3 एक अपरिमेय संख्या है और इस √3 में क्या गुना कर दे कि ये परिमेय संख्या बन जाए। तो √3 में अगर √3 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, √9, और ये 9 का वर्गमूल होता है 3, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है साथियों, परिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि √3 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो सकता है। तो √3 का परिमेयकरण गुणांक √3 ही होगा। √3 का परिमेयकरण गुणांक √3 होगा। √2 क्यों नहीं होगा देख लेते हैं। तो √3 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आ जाएगा। ये तो एक अपरिमेय ही आ गया, तो हमें तो लाना है परिमेय, और तो ये नहीं होगा। और √7 से देख लेते हैं। √3 को अगर √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो √21 आएगा, जो कि एक अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, तो क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, √3 होगा। √3 क्यों होगा, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका जो गुणनफल होगा वो क्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या आ जाएगा। इसलिए साथियों यहाँ क्या आंसर होगा, √3 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30 और 90 के माशा बताएं। 30 और 90 के माशा, तो बताइए माशा का मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है। HCF माशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बताइए 30 और 90 के जब गुणनखंड आप लिखने चलोगे तो 30 का गुणनखंड क्या होगा, 30 गुने 1 लिख सकते हैं, और 90 के लिए क्या लिख सकते हैं, 30 गुने 3 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है साथियों, कॉमन का मतलब जो दोनों में उपलब्ध हो, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन 30 है। तो हाईएस्ट कॉमन 30 है, तो ये 30 क्या हो जाएगा, माशा हो जाएगा, क्योंकि माशा का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या है, इसका आंसर 30 हो जाएगा। समझ गए आप लोग, 30 और 90 के माशा क्या होगा, 30 होगा। तो आइए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन में है हमेशा अपरिमेय होगा और हमेशा परिमेय होगा, परिमेय अपरिमेय दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो साथियों आइए हम लोग चेक करते हैं इसको कि क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहा है कि एक परिमेय संख्या, तो आप कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या, कोई भी आप एक अपरिमेय ले ले, जैसे मान ले √2 ही ले ले, तो क्या आ गया साथियों 3√2, जो कि क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। अब फिर से हम लोग चेक करते हैं दूसरे नंबर्स पे। मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या लिए 7 और दूसरा अपरिमेय संख्या ले लिए √13 यानी 13। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो 7√3 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है साथियों, अपरिमेय है। तो इससे हम लोग क्या सीखे, इससे हम लोग यही सीखे कि एक परिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से जब गुना करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है, हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक परिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ गुना किया जाता है तो हमेशा क्या आता है साथियों, हमेशा अपरिमेय आता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों अपरिमेय होगा, आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को ले सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, और दूसरे अपरिमेय संख्या को ले सकते हैं। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते होंगे तो रिजल्ट क्या आता होगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। इसलिए कहा गया है कि परिमेय, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या को अगर हम गुना करा रहे होते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
क्या परिकलित किया जाता है? तो साथियों बता दें आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा माशा ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? माशा ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जाता है? माशा ज्ञात किया जाता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का माशा 20 है एवं लसा 120 है, यानी दो संख्याओं का HCF 20 है और LCM 120 है। इनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या बताए। तो दूसरी संख्या बताए। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रफ करेंगे। आइए दूसरी संख्या निकालने का बहुत ही सुंदर एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग पढ़े भी हैं। क्या होता है साथियों? दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो मौसा कितना दिया हुआ है? 20 और लौसा क्या दिया है साथियों? 120 और पहली संख्या क्या दिया है? पहली संख्या है आपका 10। तो हमें बताना है दूसरी संख्या। क्या बताना है? ध्यान से देखिए, दूसरी संख्या हमें बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू, क्या होता है? दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू मौसा गुने लसा बट्टा में पहली संख्या। क्या होता है साथियों? पहली संख्या। तो आइए इसमें वैल्यू को रखिए। मौसा कितना है आपका? 20 है और लसा कितना है? 120 है। पहली संख्या कितना है? 10 है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 दूना 24 यानी 240। दूसरी संख्या क्या आएगा साथियों? 240 आएगा। क्या आएगा? 240 आएगा। तो आप लोग समझे होंगे, जब कभी भी मौसा दिया हो और लसा दिया हो, अब पहली संख्या पूछता हो तो क्या लगाएंगे? दूसरी संख्या इक्वल टू मौसा गुने लसा बटा में पहली संख्या। ठीक है। कभी कभी क्या होगा इसमें साथियों कि क्वेश्चन को घुमा देगा। कैसे घुमा देगा? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे देगा और मौसा दे देगा और लसा पूछ देगा। उस स्थिति में क्या करेंगे? तो जिस लसा इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा में मौसा। ठीक है, आप लोग समझ गए कंसेप्ट? तो चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? सबसे पहले आप लोग समझे कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर p/q के रूप में कोई नहीं लिखल है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? रूट के अंदर है साथियों। तो रूट के अंदर कैसे पहचानते हैं? ये सब वर्गमूल का साइन है। वर्गमूल के अंदर कैसे पहचानते हैं? चलिए आइए देखिए। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? √3। तो √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए ये अपरिमेय हो जाएगा। √4 क्या है? सेकेंड है √4 जिसका वर्गमूल क्या होगा साथियों? 2 होगा। तो √4 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। √6 जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। √7 जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। अब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा। हमें पॉइंट में दशमलव में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए उसको परिमेय संख्या कहते हैं साथियों। तो यहाँ √4 का वर्गमूल कितना आया है? 2 आया है, इसलिए 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्या आंसर हो जाएगा? √4। ये एक परिमेय संख्या है, बाकी के सभी अपरिमेय संख्या है। बाकी के सभी क्यों अपरिमेय संख्या है साथियों? आप लोग समझे। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।